हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। आज है 31 मई और आज बात करेंगे द हिंदू की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। ठीक है। तो चलिए आज के कुछ आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आज का जो है द हिंदू से रिलेटेड, उसमें बताया गया एक भारत का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल। उसने दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है जो 3D प्रिंटेड इंजन, पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड इंजन है। ठीक है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर तेलंगाना राज्य ने अपने लिए एक जय जय हे तेलंगाना नाम का राज्य गीत जो है उसको अपना लिया है। और अभी तक कोई नेशनल उसके राष्ट्रीय सॉरी राज्य एम्बलम पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। ठीक है। तो सरकार ने कहा है कि हम राज्य का जो प्रतीक है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। और तीसरा जो खबर है उसमें बताया गया है कि जो बरसात का मौसम होता है उसमें जो मेंढक होते हैं उनकी ब्रीडिंग सीजन के लिए सबसे बढ़िया मौसम माना जाता है। उसी से संबंधित एक आर्टिकल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा आर्टिकल है इंडियन पीस कीपर गेट्स यूनाइटेड नेशन अवार्ड ऑन जेंडर एडवोकेसी। ठीक है। जेंडर एडवोकेसी के संबंध में भारत की एक पीस कीपर आर्मी की एक महिला है, उनको जो है यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला है। ठीक है। और पांचवा जो आर्टिकल है उसमें वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे जो कि 28 मई को मनाया जाता है, उसके संबंध में एक आर्टिकल है। ठीक है। हाइजीन को लेकर के, स्वच्छता को लेकर उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। तो आज का पूरा आर्टिकल, चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्टअप अग्निकुल के बारे में बातचीत करते हैं। जो भारत का एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप उसका नाम है अग्निकुल। इसने जो है दुनिया का पहला रॉकेट जो कि पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड इंजन है उसको लॉन्च करने का एक गौरव हासिल किया भारत ने। और ये जो रॉकेट है उसका नाम है अग्निबाण। ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अग्निबाण। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो चेन्नई में स्थित है यह स्टार्टअप जिसका नाम है अग्निकुल। और इसका अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसका पूरा नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड। इसने गुरुवार की सुबह 7:15 बजे के करीब में श्रीहरिकोटा से एक सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो कि अभी तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है इस रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है। इसको शॉर्टकट में आप बोलते हैं SORTED। ठीक है। ये लॉन्च किया गया। और जो अग्निबाण SORTD अग्निकुल है, यह धनुष नामक एक निजी लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। जो लॉन्च पैड है उसका नाम क्या है? यह है धनुष। और यह भारत का पहला प्रक्षेपण है। ठीक है। यह भारत का ऐसा पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है और दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन भी है। ठीक है। आपने सुना होगा 3D प्रिंटेड इंजन या 3D प्रिंटेड, बहुत सारे आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें जो है 3D में प्रिंट की जाती हैं। ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग जो होती है एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई गई, जैसे मान लीजिए कोई बुक ही है या कोई घर बना हुआ है कंप्यूटर में डिज़ाइन, तो उसी को प्रिंट कर दिया जाए हूबहू। ठीक है। उसको हूबहू प्रिंट कर दिया जाए और एक स्तर से, मतलब पहला स्तर, दूसरा, ऐसे करके एक एक स्तर पे उसको जब पूरा प्रिंट कर दिया जाता है पूरी तरीके से, तो फाइनली वो एकदम जैसे वो कंप्यूटर में दिखाई पड़ रहा है वैसे ही रियल लोकेशन, रियल टाइम में दिखाई पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं 3D प्रिंटेड। ठीक है। 3D में प्रिंट किया जाता है, मतलब 3 डायमेंशनल वे में उसको पूरी तरीके से। आज के ज़माने में चाइना जो है वो 3D प्रिंटेड घर भी बना रहा है। ठीक है। तो जो 3D प्रिंटेड घर बनते हैं उनको बनाने में बहुत कम वक्त लगता है, इसलिए चाइना जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है उसमें 3D प्रिंटेड मशीन्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। और भारत ने ये जो 3D सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन डेवलप किया है, इसको स्वदेशी तौर पर पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण भी स्वदेशी तौर पर ही हुआ है। ठीक है। और स्टार्टअप के अनुसार ये जो मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य जो है परीक्षण उड़ान के रूप में काम करना है। ठीक है। और घरेलू तकनीकों का जो है प्रदर्शन करना है। और एक और महत्वपूर्ण काम है इसका, जो भी फ्लाइट है, फ्लाइट का डेटा एकत्र करना भी इसका काम है। और अग्निकुल का जो ऑर्बिटल लॉन्च वाहन है अग्निबाण,
उसके लिए प्रणालियों का इष्टतम कामकाज सुनिश्चित करना है, मतलब सबसे बेहतरीन काम जो है उसके लिए बनाकर देना है। अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन जो है, इसके सफल प्रक्षेपण के लिए इसका ट्विटर हैंडल जो है, इसको हम बोलते हैं @अग्निकुल कॉस्मास, इसको बधाई दी गई। ठीक है, हालांकि ये पहले बार, इसके पहले भी एक बार 7 अप्रैल को इसके लॉन्च का प्रयास किया गया था। ठीक है, लेकिन वो कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से उसको लॉन्च नहीं किया जा सका। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल है। अब अगला आर्टिकल है, इसमें तेलंगाना ने जय जय हे तेलंगाना नाम का जो राज्य गीत है, जिसको हम बोलते हैं जय जय हे, ठीक है, यह तेलंगाना का राज्य गीत बनाया गया है, इसको सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने कहा, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी, इन्होंने बताया कि इस गाने के, इस गीत के 2 संस्करण हैं। एक तो 2.5 मिनट का छोटा संस्करण है, मतलब जो छोटा संस्करण वाला गाना है वो 2.5 मिनट का है, और जो बड़ा संस्करण है वो 13.3 मिनट का पूर्ण रूप से जो इसका पूर्ण संस्करण है। ठीक है, इसको राज्य गीत के रूप में मंजूरी दी जा चुकी है, और 2 दशक पहले, मतलब तकरीबन 20 साल पहले इसको लिखा गया था। इसका नाम था जय जय तेलंगाना। ठीक है, इसमें क्या, इस गाने में जो है ये लिखा गया है किस तरीके से इस तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए जो भी संघर्ष किया गया है उसके बारे में, इस पूरे गीत के जो मतलब निकलते हैं उससे संबंधित है। दूसरी चीज, ये जो गाना है इसको इंडस्ट्री द्वारा लिखा गया है, और इस गीत का जो संगीत है, जो म्यूजिक है, इसका जो म्यूजिक कंपोज किया है उसको ऑस्कर पुरस्कार विजेता MM कीरावानी ने कंपोज किया। ठीक है, आप MM कीरावानी के बारे में जानते होंगे, वो आपने सुना होगा कि इस इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड था इससे पहले का MM कीरावानी को मिला था। ठीक है, विदेशी कैटेगरी में भारत की एक मूवी आई थी RRR करके, इस फिल्म का जो है म्यूजिक दिया हुआ था MM कीरावानी ने, और उनमें एक गाना है जिसके बोल हैं नाटू नाटू करके, उसी को जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है, तो वही जो ऑस्कर अवार्ड विजेता है MM कीरावानी, उन्होंने इस गाने को कंपोज किया है। और श्री रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि यह जो गीत है वह 2 जून को पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें तेलंगाना के गठन के जो दशकीय समारोह है उसी के दिन इसको जो है इसको समर्पित किया जाएगा। और दूसरी चीज, ये जो राज्य गीत बनाने का निर्णय लिया गया है, मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद ही इसको जो है एग्जीक्यूट किया गया। और एक चीज और, इसमें राज्य के प्रतीक के साथ साथ तेलंगाना तल्ली की प्रतिमा को बदलने का भी फैसला किया गया था। ठीक है, तल्ली प्रतिमा जो है वो तेलंगाना की एक प्रकार से मदर गॉडेस मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है? मदर गॉडेस, मतलब एक प्रकार से मातृ देवी आप इनको बोल सकते हैं, वो तेलंगाना की हैं, उनको भी बदलने का फैसला किया गया था। ठीक है, और इसके बदलने के फलस्वरूप जो है 500 से अधिक मॉडल प्राप्त हुए थे कि कौन सा नया अब राज्य के संबंध में नया प्रतीक जो है बनाया जाएगा। उसके बाद क्या कहा, श्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये सारे मुद्दे अभी चर्चा में हैं और इन पर फाइनल निर्णय अभी कोई हुआ नहीं। इसका मतलब है तेलंगाना का जो राज्य प्रतीक है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। ठीक है, हालांकि जब ये निर्णय लिया गया कि जो मदर गॉडेस तल्ली की प्रतिमा है उनको बदलने का जब निर्णय किया गया, तो एक पार्टी है AIMIM करके, उसने ऐसा कहा था कि कृपया करके आप इस प्रतिमा को ना बदलें। ठीक है, इस पर बड़ा विरोध हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जो 4 मीनार है, क्योंकि तेलंगाना के राज्य प्रतीक में 4 मीनार भी है, तो उसको भी अब बदलने का निर्णय किया गया था। तो AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी कहा था कि इस 4 मीनार की जो प्रतीक है इसको ना बदला जाए। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। मेढकों से संबंधित ये आर्टिकल जो है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो मेढक होते हैं उनके लिए जो बारिश का मौसम होता है, एक प्रकार से उनके लिए बहुत ही फेस्टिव मौसम होता है, उत्सव का मौसम होता है। और आप भी देखते होंगे ये जो मेढक है, तरह तरह के कई प्रकार के मेढक आपको बरसात के मौसम में ही दिखाई पड़ते होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी इनकी बरसात के मौसम में ही होती है, और ये इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो भी बरसात का मौसम ही होता है। तो समस्या ये है कि आजकल जो है मेढकों की स्थिति जो है उसमें भी बहुत कमी कमी दिखाई दे रही है। पहले जब बरसात का मौसम होता था तो हम लोग देखते थे कि बहुत सारे मेढक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इनकी संख्या में भी कमी देखी जा रही है। और जो मेढक होते हैं
वो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, जो इकोसिस्टम होता है, उसके हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर ये बहुत मात्रा में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो इकोलॉजी है, जो इकोसिस्टम है, वो ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है, स्वस्थ है। परंतु उनकी कमी के रूप में आप ऐसा मान सकते हैं कि जो इकोलॉजी है, जो इकोसिस्टम है, उसमें थोड़ी सी बहुत समस्या है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन जो हुआ, जो क्लाइमेट चेंज हुआ, और जो वर्षा का पैटर्न है, रेन का पैटर्न है, जो चेंज होता रहता है, उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। और हैबिटाट की समस्या, इनके आवास की कमी, और वाटर पोल्यूशन जैसे कई महत्वपूर्ण कारक जो है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से मेढकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दुनिया भर के जितने भी मेढक हैं, उनके तकरीबन 41% मेढक जो हैं, इस समय लुप्त प्राय प्रजातियों में गिने जाते हैं, ठीक है। आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी करता है, जिसके तहत 41% दुनिया भर के जो मेढक हैं, वो क्या है, वो इस समय लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड स्पीसीज माने जाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इनकी स्थिति जो है वो काफी खतरनाक है, और ये आगे आने वाले समय में विलुप्त हो सकते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक है। ये पूरा मामला है। तो इसी संबंध में केरल केरल राज्य में भी इसकी स्थिति अलग नहीं है, वहां भी बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं मेढक, तकरीबन 200 से अधिक प्रजातियां मेढक की हैं। और केरल वन अनुसंधान संस्थान, जिसको हम शॉर्टकट में KFRI कहते हैं, उसके तहत जो है नागरिक विज्ञान और जैव विविधता सूचना विज्ञान केंद्र मानसून क्रोक्स बायोब्लिट्स 2024 का आयोजन कर रहा है। एक आयोजन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं मानसून क्रोक्स बायोब्लिट्स 2024 आयोजन। इस दौरान क्या होगा, इस दौरान होगा मेढकों का दस्तावेजीकरण, जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। मतलब कि मेढकों की संख्या और उनकी प्रजातियों के बारे में पता लगाकर उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा, जिससे कि हमें एग्जैक्टली पता रहे कि केरल राज्य में कितने मेढक हैं और उनकी कितनी प्रजातियां हैं, ठीक है। खास करके प्रजातियों का एक प्रकार से कैलकुलेशन है ये, कि कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं और वो कितनी सुरक्षित हैं, और आगे उनके संरक्षण में क्या क्या किया जा सकता है। तो इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, वो यही है कि जो मेढक मेढक हैं, उनकी प्रजातियों को किस तरीके से बचाया जाए, ठीक है। यह एक सर्वेक्षण है, ठीक है, एक सर्वे है, जो किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रजातियों की पहचान करने के लिए समय समय पर आयोजित किया जाता है। और वर्ष 2023 में भी यह आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये पूरा मामला है इस आर्टिकल के बारे में। जंगल के जो मेढक हैं, मतलब कि अगर ऐसा देखा जाए कि जो मेढक होते हैं, उनका मुख्य स्थान जो है, वो जंगल ही होता है, ठीक है। उसके बाद भी आप देखेंगे खेतों में भी आपको मेढक दिखाई दे सकते हैं, बगीचों में भी दिखते हैं, और हमारे जो घर हैं उनके पीछे की तरफ जो है, वो भी दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रमुख निवास स्थानों को पहचान करना उन्हें संरक्षित करने में से एक महत्वपूर्ण पहला कदम, मतलब हमको पता होना चाहिए कि जो मेढक है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उनको किस तरीके से हम संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मानसून क्रोक्स बायोब्लिट्ज जो का आयोजन है, उसका प्रमुख उद्देश्य ही है कि 1 जून से 30 सितंबर तक 4 महीने की सार्वजनिक भागीदारी वाली विज्ञान परियोजना का आयोजन किया गया, ठीक है। तो KFRI के अंतर्गत नागरिक विज्ञान और जैव विविधता सूचना विज्ञान केंद्र के समन्वयक, जो पेरोज बालाकृष्णन जी बोलते हैं कि सभी उम्र के लोग आई नेचुरलिस्ट एप्लीकेशन पर मेढकों और उनकी आवाजों की तस्वीरें अपलोड करते हैं, मतलब कर सकते हैं, और इस परियोजना में भाग ले सकते हैं। उनका कहना है कि अगर आपको अधिक से अधिक मेढकों को संरक्षित करना है, उनको बचाना है, तो बरसात के मौसम में आपको क्या करना है कि ये जो आई नेचुरलिस्ट एप्लीकेशन है, इस पर आप क्या करेंगे, जा करके मेढक की आवाजें जो निकालते हैं वो बरसात में अक्सर, उनको आप जो है रिकॉर्ड करके उनको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये पूरा मामला है। इस जानकारी का उपयोग क्या किया जाएगा, इस जानकारी का उपयोग हम जैव विविधता की जागरूकता के, आवास संरक्षण और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और नीति निर्माण के लिए किया जा सकता है, मतलब जिससे आने वाले वर्षों में हम मेढकों को संरक्षित कर सकें, ठीक है। और मेढकों के बारे में आप जान सकते हैं, मेढक या जो है उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, मतलब वो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। तो जो भी जीव जल और मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आप वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह जो पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। और अगर प्लांट्स में बात किया जाए, तो ब्रायोफाइटा जो है, उनको भी हम एम्फीबियंस ही बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अक्सर जो है जल और स्थल के मिलन स्थल पर जो है पाया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए समझ लेते हैं IUCN के बारे में, जो कि अपनी रेड लिस्ट जारी करती है, जिसमें तरह तरह की प्रजातियों की कैटेगरी
निर्धारित की गई है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ की स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी। इसका मतलब यह है कि आईयूसीएन जो है, शुरू में इसका नाम आईयूसीएन नहीं था, शुरू में इसका नाम क्या था, इसका शुरू में नाम था अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ठीक है। और स्थापित कब हुआ, यह अक्टूबर 1948 में फ्रांस के फॉन्टेनब्लू में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया था, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो सम्मेलन हुआ इसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना की गई, मतलब इसको आप शॉर्टकट में आईयूपीएन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इस संगठन का नाम बदलकर 1956 में क्या कर दिया गया, इसका नाम हो गया अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईयूसीएन या यूआईसीएन। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ है, वो ग्लैंड में है, ठीक है, ठीक है। ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे अगले आर्टिकल पर आते हैं। इंडियन पीस कीपर गेट्स यूनाइटेड नेशन अवार्ड ऑन जेंडर एडवोकेसी। तो इन्हीं को जो है यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला है। तो ये कहाँ पर तैनात थी, ये कांगो में तैनात थी। इनका नाम है कांगो में तैनात भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन, ठीक है। इनका नाम क्या है, राधिका सेन जी। इन्होंने क्या किया कि कांगो में जाकर के वहां पर जो संघर्ष प्रभावित समुदाय थे, मतलब ऐसे समुदाय, ऐसी कम्युनिटीज जहां पर आपस में संघर्ष चल रहा था, उनके लिए काम इन्होंने जाकर किया। उनके लिए शांति स्थापित करने में वहां पर जाकर इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। और इनके इन्हीं कामों को ध्यान में रखते हुए 2023 में संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया। तो ये इस बार आने वाले यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों एग्जाम्स में ये बहुत महत्व रखता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, नाम है राधिका सेन, ठीक है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जी, उन्होंने इनको प्रदान किया, क्योंकि 30 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 30 मई को। तो इसी दिन इनको यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब थोड़ा समझ लीजिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो जो यूनाइटेड नेशंस है, यह 1945 में स्थापित हुआ था और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं, ठीक है। इस मिशन का कार्य और इसके जो संस्थापक चार्टर हैं, इसमें उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं, ठीक है। इसके लिए विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारी एजेंसियों का नाम सुना होगा जिनके पहले यूनाइटेड नेशन लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसी सारी एजेंसियां जिनके नाम के आगे आपको दिख जाए हाँ यूनाइटेड नेशन है, तो समझ लीजिए कि उन सारी एजेंसियों का संबंध जो है वो यूनाइटेड नेशन से, वो किसी उसी का कोई एक अंग हो सकती है, ठीक है। आप समझिएगा। तो इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना होता है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है, मानवीय सहायता प्रदान करती है तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी यह बढ़ावा देती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को यह बनाए रखती है, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन है उसके 4 प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसके 4 प्रमुख उद्देश्य में पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना, देशों के बीच, जैसे मान लीजिए इंडो पाक रिलेशंस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, उनके बीच भी ये क्या चाहती है कि मैत्रीपूर्ण संबंध जो है स्थापित हो या विकसित हो। तो एक तो पहला हो गया पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना इनका काम है। दूसरा काम क्या हो जाएगा, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हुआ, गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, भूख, बीमारी और निरक्षरता पर विजय पाने और एक दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना तथा देशों को एक साथ काम करने में मदद करना। चौथा मुख्य उद्देश्य इनका है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनना। मतलब हर देश को इन लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए तरह तरह के जो है कार्यक्रम चलाना, उनको तरह तरह से प्रोत्साहित करना, ये सारा मुख्य उद्देश्य जो है यो आपका यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं। 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ठीक है।
तो इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे समाज में, खास करके इंडिया जैसे देश में, ये जो शब्द है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मिथ्स फैलाई गई हैं। और सबसे बड़ी चीज, तो लोग इसके बारे में बातचीत करते हुए लोग बहुत शर्माते हैं और बहुत डरते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में इसका परिणाम क्या निकलता है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जो कि बच्चियों के जीवन में काफी जो है खतरा पैदा करती है, ठीक है। तो इस बारे में इस आर्टिकल को लिखा गया है कि जो मासिक धर्म है इसके बारे में बातचीत शुरू करना बच्चों से शुरू करना चाहिए, और एक निश्चित एज से शुरू करना चाहिए, जिससे उनका वक्त आते आते उनको ये समझ में आ जाए कि आखिर यह क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, उनको यह समझाना चाहिए कि मासिक धर्म जो है यह एक प्राकृतिक, नेचुरल और एक शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है। और इससे जो है, अगर आप इस बारे में समझ लेते हैं, अगर इस बारे में लड़कियां समझ लेती हैं, तो उनको अपने आप को तैयार करने में बहुत हेल्प होती है, ठीक है। और बहुत सारी गलतफहमियां और बहुत सारे डर इससे जो संबंधित हैं, उनसे भी जो है छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। तो मासिक धर्म में के बारे में जो पारंपरिक रूप से आवाज दबी हुई है पूरे भारत में, या आप बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव देश हैं जहां पर इस बारे में बातचीत नहीं होती, तो उसी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए 28 मई को जो है एक हैशटैग भी चलाया गया, उसका नाम क्या है, पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता के बारे में सोशल मीडिया पर जागरूकता शुरू की गई, और उससे संबंधित जो है उत्पादों के बारे में, पहुंच से संबंधित जो है वर्जना और कलंक से बारे में बातचीत होती है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। इसमें ये बताया गया है कि पूरे आर्टिकल में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है ये बताना है कि इसमें जो बच्चियां होती हैं, उनको उनको दो प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है। एक तो शिक्षा जो है उनको घर से मिलती है, खास करके उनकी माँ या जिनको आप बोलते हैं उनकी मदर जो है देती है, और दूसरा जो है एजुकेशन सिस्टम से उनको ये शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो चूंकि जो भारत है, भारत में जो मासिक धर्म का जो औसत आयु है वो 10 से 15 वर्ष होता है, मतलब 10 से 15 वर्ष के बीच में जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इस बारे में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि 10 वर्ष से पहले तक जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मान लो बच्ची क्लास 5 में पढ़ रही है, कक्षा 5 में, तो उसको उसी टाइम से इसके बारे में पूरा आइडिया देना शुरू कर देना चाहिए, खास करके उसकी माँ को, या एजुकेशन सिस्टम में टीचर वगैरह जो है वो उसके बारे में बताना चाहिए, जिससे कि आने वाले वर्षों में उनको ये कोई आश्चर्य या कोई अलग तरीके की चीज ना समझ में आए, और ये उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें ये भी बताया गया है कि जो स्कूल सिस्टम है उसको भी इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, खास करके जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके वहां का जो संरचना है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खास करके जो शौचालय हैं वो स्वच्छ होने चाहिए, ठीक है। और वहां पर जो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो एक प्रकार से फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिससे कि बच्चियां जो है अपने आप को अजनबी या बहुत दबी हुई महसूस ना करे, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। और बहुत तरीके की बातें, जैसे कि आज के इस टाइम पर, आज के इस युग में बहुत सारी जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही, उसकी वजह से जो अनियमितता आती है, खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो अनियमितता आती है उसके बारे में बताया गया है। इसमें कोई डरने वाली खास बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल और बहुत ही सामान्य चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि मोटापे की वजह से जो है ये अनियमितता आ सकता है, ठीक है। मोटापा बहुत बड़ा कारण, क्योंकि मोटापे की वजह से होता क्या है, शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बढ़ जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ता है तो उससे एक बहुत बड़ी अनियमितता पैदा हो जाती है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसमें स्वच्छता का ध्यान भी रखना सबसे आवश्यक है, ठीक है। आर्टिकल में बताया गया है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कई दिनों तक जो है नहाते नहीं है, ये भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। ये काफी नुकसान करता है, ठीक है। ये हमारे समाज में एक पुरानी कुरीतियां फैलाई गई हैं, परंपरा है, जिससे ये भी लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि वो गलत चीजें हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो
कई बार जो है लोग इस चीज को छिपाने में मतलब लोग बच्चियों को बताते हैं या समझाते हैं कि ये बहुत छिपाने वाली चीज है, बहुत हाइड करने वाली चीज है। ये भी बहुत गलत एक प्रकार का जो है मैसेज है। इस मैसेज से जो है नुकसान हो सकता है। तो समाज के लोगों को, खास करके महिलाओं को, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे कि ऐसी कोई समस्या जो है वो आगे ना बढ़ सके। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल है यहीं पर जो है समाप्त होता है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जितने लोगों ने भी इस वीडियो को देखा और जो भी लोग यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, इस वीडियो को आप जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो भी देखने के इच्छुक है और जो आपको आपकी निगाह में आपको पता हो कि कोई यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।